तो लास्ट वीडियो में हमने लीनियर मोमेंटम के बारे में पढ़ा था और आज हम उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ लीनियर मोमेंटा ऑफ टू पार्टिकल्स हैविंग मास 1 kg एंड 4 kg इफ देयर काइनेटिक एनर्जी आर सेम। कह रहा दो पार्टिकल है जिसमें से एक का मास 1 kg है और दूसरे का मास 4 kg है और कह रहा है कि दोनों पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो बताइए उनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। काइनेटिक एनर्जी सेम है दोनों पार्टिकल का, आपको उनका लीनियर मोमेंटम का रेशियो बताना है। और इसके लिए आपको क्वेश्चन में एक डाटा दे रखा है कि एक का मास 1 kg है, दूसरे का मास 4 kg है। तो चलिए, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यदि आपको फॉर्मूला पता है तो बिल्कुल आसान है, और आपको केवल यही फॉर्मूला पता है ना, P = m × v, मोमेंटम = मास × वेलोसिटी, फिर तो थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है। तो देखो, काइनेटिक एनर्जी दे रखा है, बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी दोनों के बीच, यहाँ पर 3 फिजिकल क्वांटिटी है ना, एक है लीनियर मोमेंटम, एक है मास और तीसरा है काइनेटिक एनर्जी। इस क्वेश्चन में तो 3 ही फिजिकल क्वांटिटी का मेंशन है, एक लीनियर मोमेंटम P, दूसरा मास m एंड तीसरा काइनेटिक एनर्जी K। तो यदि हमको इन तीनों के बीच रिलेशन फाइंड पता हो तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से बन जाएगी। आप तो जानते हो, ठीक है, आप जानते हो P = m × v, मास × वेलोसिटी। तो यहाँ पर तो वेलोसिटी क्वेश्चन में कहीं डिस्कस ही नहीं है। चलो मोमेंटम है, मास है, लेकिन वेलोसिटी है क्या? तो इस फार्मूला से आपका ये क्वेश्चन नहीं बनेगी। कुछ ऐसा फार्मूला फाइंड करना होगा जिनमें ये तीनों हो, मोमेंटम भी हो, मास भी हो और काइनेटिक एनर्जी हो, क्योंकि क्वेश्चन में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी दे रखा है और इस फार्मूला के अनुसार वेलोसिटी तो क्वेश्चन में है ही नहीं। ओके, तो देखो, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, किसी लेक्चर में हमने आपको बताया है, काइनेटिक एनर्जी वाला लेक्चर में बताया होगा, तो हमने आपको कंसेप्चुअल पार्ट में बताया था कि रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, वो हमने बताया था K बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी K बराबर होता है P² / 2m। ये हमने आपको अच्छे से ड्राइव करके बताया था। कौन सा? ये वाला फार्मूला, इससे हमने ड्राइव किया था ये वाला फार्मूला। ओके, काइनेटिक एनर्जी K बराबर होता है P² / 2m। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P² = 2km, लिख सकते हैं ना? यस, जहाँ पर P क्या है तो मोमेंटम है, K इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। ओके, तो देखो भाई, 2 तो कांस्टेंट, क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी सेम, मतलब K भी कांस्टेंट। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं P² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ P1/P2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1/m2। अब इसका भी होल स्क्वायर मत कर देना, क्योंकि m का स्क्वायर नहीं है, p के स्क्वायर है। यहाँ से लिखिए P1/P2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1, मान लो m1 है 1 kg है तो ऊपर में लिखो 1 kg। अच्छा, m2 मान लो 4 kg है तो 4 kg, m1 1 kg और m2 4 kg। तो यहाँ से मैं लिखूंगा P1/P2 इज इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो क्या करेगा? रूट बनाएगा ना, 1/√1/4। इस तरह से तुम लिख सकते हो P1/P2 बराबर कितना है तुम्हारा? 1:2, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, बस ये फार्मूला पता होना चाहिए। ओके, आप जनरली ये फार्मूला पढ़ते हो, इस फार्मूला के बारे में शायद आप ध्यान नहीं रखते होंगे, या फिर रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ओके, तो ये सब, अच्छा कितने फार्मूला याद करोगे? याद करने से फार्मूला याद नहीं होती है, याद करके तुम देख लो, याद नहीं होगी, कंफ्यूज हो ही जाओगे, भूल ही जाओगे। यहाँ नहीं, घर पर नहीं तो एग्जाम में सही। फार्मूला याद करना है ना, उसके लिए सबसे द बेस्ट मेथड है टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन, टू प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल्स। यदि तुम न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते हो ना तो फार्मूला अपने आप याद हो जाएगी, वरना रटते रह जाओ। कितनी सारे फार्मूला है, मेन कुछ फार्मूला याद रहते हैं, बाकी ये सब जो इनसे ड्राइव हुआ है कितना याद करोगे? ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, याद आ जाएगी, अपने आप याद रहेगी यदि आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो फार्मूला याद करने का सबसे बेस्ट मेथड टू प्रैक्टिस द क्वेश्चन टू सॉल्व द न्यूमेरिकल, प्लीज नोट इट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है a particle of mass m is moving on a straight line with momentum p starting at t = 0, a force
F is equal to k into t x in the same direction on the moving particle during time interval capital T, so that its momentum changes from p to 3p. Here k is constant, then find the value of capital T. कर एक पार्टिकल है जो बेचारा अपनी एक स्ट्रेट लाइन पर जा रहा होता है, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा होता है, ठीक है, विथ मोमेंटम p. अब इस पार्टिकल पर ना एक फोर्स लग रही होती है, मान लो ये पार्टिकल है ओके जो स्ट्रेट लाइन पर जा रहा है, अब इस पार्टिकल पर एक फोर्स लग रही है F, और कितने समय की लग रही है, तो कैपिटल T टाइम के लिए लग रही है. इस पार्टिकल पर एक फोर्स F लग रही है फॉर टाइम इंटरवल कैपिटल T, जिससे कि इस पार्टिकल का मोमेंटम P से 3P हो जा रहा है, P से 3P हो जा रहा है. तो आपको बताना है कि बताइए वो टाइम इंटरवल कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी. देखो एक फॉर्मूला होता है F इक्वल टू dp अपॉन में dt, F इक्वल टू dp अपॉन में dt. तुमने सुना है F इक्वल टू m है, लेकिन dp अपॉन में dt ये कौन सा फॉर्मूला है. चलो देखो ये भी एक फॉर्मूला है. ये कहाँ से आया तुम जानते हो, लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी. इतना तो पता है ना. चलो ये पता है कि नहीं, पता है तो बहुत अच्छी बात है. ये इक्वेशन नहीं पता है तो देख लो कहाँ से आया, एक बार बता दे रहा हूँ. p इक्वल टू लीनियर मोमेंटम p बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी. ओके यदि तुम p बराबर लिख सकते हो m इंटू वी, तो तुम लिख सकते हो dp इक्वल टू m इंटू dv. यदि वेलोसिटी v है तो मोमेंटम p होगा, यदि वेलोसिटी dv है तो मोमेंटम dp होगा, सीधी सी बात है. अब क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को dp इक्वल टू m इंटू dv को डिफरेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. तो लिखेंगे dp अपन में dt इक्वल टू m तो कांस्टेंट है ना, सेम बॉडी है तो मास कांस्टेंट रहेगा, तो m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, लिखेंगे dv अपॉन में dt. ओके अब यहां से तुम लिख सकते हो dp अपॉन में dt इक्वल टू m. अच्छा dv अपॉन में dt, यदि वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको एक्सेलरेशन मिलती है. तो लीजिए एक्सेलरेशन मिल गई, तो dv अपॉन में dt की जगह पर लिख दीजिए एक्सेलरेशन a. यहां से लिख सकते हैं dp अपॉन में dt m इंटू ए, जो तुम जानते हो फोर्स इक्वल टू m इंटू ए, तो m इंटू ए की जगह पर फोर्स f लिख दीजिए. यही तो फॉर्मूला हमने लिखा है यहाँ पर, f इक्वल टू dp अपॉन में dt, f इक्वल टू dp अपॉन में dt, यहाँ से आया है. तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए इतना फॉर्मूला डिराइव करने की जरूरत नहीं है. एक बार आपको सिखाने के लिए मैंने आप इतना डिराइव कर दिया है. डायरेक्ट ये फॉर्मूला आपको आनी चाहिए. कैसे आएगी, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि देखो फॉर्मूला रटने जाओगे तो नहीं आएगी. क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जितना अधिक से अधिक ना, फॉर्मूला अपने आप याद होते चली जाएंगे. तो चलिए इसकी जरूरत नहीं है मुझे, इसकी जरूरत है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए. एफ इक्वल टू dp अपॉन में dt, क्वेश्चन के अनुसार f बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है f इक्वल टू k इंटू टी. एफ के जगह पर लिखेंगे k इंटू टी इक्वल टू dp अपॉन में dt. यस, और यहां से मैं क्या कर रहा हूं, थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं इस इक्वेशन को. मैं लिखूंगा k t इंटू डी टी, के टी इंटू डी टी, इस डी टी को इधर लेके आ गया मैं, इक्वल टू डी पी. ओके अब क्या करना है, देखो पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है ना वो 0 से कैपिटल टी टाइम के लिए लग रही है ना. तो हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं. तो चलिए इंटीग्रेट कीजिए, के टी इंटू डी टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी पी. अच्छा यहाँ पर लिमिट आप लगाएंगे 0 टू टी. यहाँ पर किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं आप, टी को ना, तो लिमिट लगाएंगे 0 टू टी. यहाँ पर आप किसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो मोमेंटम पी को. तो मोमेंटम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रही है, तो पी से 3p हो रही है. तो यहाँ पर लिखेंगे p, ऊपर में लिखेंगे 3p. टाइम लग रहा है 0 से t टाइम के लिए, फोर्स लग रहा है 0 टू t टाइम के लिए, ठीक है. इसलिए हमने 0 टू t लिया, और मोमेंटम चेंज हो रही है p टू 3p, इसलिए यहाँ पर हमने p टू 3p लिमिट लगा दिया. ओके अब कांस्टेंट k है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं. यहाँ पर क्या कर रहा है कि t dt 0 टू t इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dp. अच्छा इंटीग्रेशन ऑफ dp, और नीचे में p 3p का लिमिट लग जाएगा. यस चलिए इधर सॉल्व करते हैं. तो इंटीग्रेशन कीजिए t का, तो k तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा. t का इंटीग्रेशन बताइए,
टी स्क्वायर अपॉन में 2 लिखूंगा मैं, तो बुरा नहीं मानेंगे ना? नहीं बुरा मानेंगे, क्योंकि टी का इंटीग्रेशन होता है टी स्क्वायर अपॉन में 2। लिमिट जो है वो लगा दीजिए 0 टू टी इज इक्वल टू डीपी का इंटीग्रेशन डीएक्स का इंटीग्रेशन एक्स, तो डीपी का इंटीग्रेशन पी। अच्छा, लिमिट जो है वो तो लगाना पड़ेगा ना, कितना है पी टू 3p, पी टू 3p, पी टू 3p लगा दीजिए। 2 कांस्टेंट है तो इनका यहाँ पर क्या काम है, बाहर निकालिए इनको, तो टी अपॉन में 2 बाहर निकल गया। और देखिए, चलिए एक स्टेप बढ़ाएंगे, नहीं है, अच्छा बढ़ा देते हैं आपको समझाने के लिए। टी इज इक्वल टू पी 3p। अब लिमिट को अंदर लेना है, लिमिट को ब्रैकेट के अंदर लेना है, ले यस, तो टी अपॉन में 2 तो लिखिए। आप जानते हो लिमिट को ब्रैकेट में अंदर लेने का कुछ रूल होते हैं, क्या रूल होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट अंदर आएगा, अपर लिमिट कौन है 0, अपर लिमिट ऊपर वाला ही हो सकता है, ऊपर टी है कि 0 है, टी है ना, तो अपर लिमिट टी है, लोअर लिमिट 0 है, तो अपर लिमिट टी पहले अंदर आएगा, यस अंदर तो आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा, उसको भी अंदर आने का कुछ रूल है, कुछ नियम है। क्या नियम है वो, जब अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आता है ना, तो पहला काम क्या करेगा, इस वाले टी को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा। लीजिए अपर लिमिट ब्रैकेट के अंदर आया, इस वाले टी को भगा दिया, उसकी जगह पर स्वयं बढ़ गया। लेकिन इस टी को भगाएगा, उसके पावर को नहीं छीनेगा, उसको पावर को नहीं छोड़ेगा, उसके पावर को छीन लेगा। इसका टी का पावर कितना है स्क्वायर ना, तो यहाँ पर टी स्क्वायर हो जाएगा, ये रूल है, यही काम करेगा। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगा दो, लोअर लिमिट भी अंदर आएगा तो वही काम करेगा, इस टी को भगा देगा, उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, लेकिन उसके पावर को ले लेगा। तो 0 का स्क्वायर 0, तो इसलिए मैं इस टर्म को छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, तो यहाँ टी स्क्वायर माइनस 0 होगा। यहाँ पर लीजिए, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट कौन है p कि 3p, ऊपर में कौन है 3p ना, तो अपर लिमिट 3p हुआ, नीचे में कौन है p ने, तो लोअर लिमिट p हुआ। तो 3p अपर लिमिट अंदर आएगा, अंदर लाइए अपर लिमिट को, अपर लिमिट का अंदर आने का रूल है, क्या रूल है भाई, इस वाले p को भगा देगा और उसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा, इस वाले p को भगा देगा और इसकी जगह पर स्वयं बैठ जाएगा 3p, लेकिन इसके पावर को ले लेगा, इसका पावर कितना है, इस वाले p का पावर कितना है, तो 1 है, इनका भी पावर 1 ही रहेगा। यस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस का साइन लगाओ यहाँ पर, लोअर लिमिट भी अब ब्रैकेट के अंदर आएगा तो वही काम करेगा, इस वाले p को भगा देगा और इसकी जगह पर स्वयं बढ़ जाएगा, इस वाले p को भगा दीजिए और इसके जगह पर इस वाले p को बैठा दीजिए। ये वाला p कौन है, तो ये वाला p है, ठीक है, ये वाला p तो भाग चुका, कौन भगाया, इसने भगाया, लेकिन इसके पावर को ले लेगा, इसका पावर कितना है 1 है, इसका भी पावर 1 होना चाहिए। बस अब तो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, इक्वेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, के टी स्क्वायर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 3p माइनस p बराबर 2p, यस यू आर राइट 2p। यहाँ से मैं कर सकता हूँ कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू पी, और टी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 4p अपॉन में k। चलिए अब इधर लिखते हैं, इधर लिखे, इधर आ जाएगा शायद, दिखना तो चाहिए, लेट होप दिख रहा होगा। तो यहाँ से t बराबर क्या मिल जाएगी आपकी, तो अंडर रूट 2 तो बाहर आ जाएगा ना, अंडर रूट 4p अपॉन में k आएगा, स्क्वायर इधर जाएगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो t बराबर लिखेंगे अंडर रूट 4p अपॉन में k, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो लिखेंगे 2 अंडर रूट p अपॉन में k, यही आपका आंसर हुआ। स्क्वायर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 4p अपॉन में k, 4 का रूट 2, तो 2 बाहर निकल जाएगा, ओके, और रूट में आ जाएगा क्या p अपॉन में k, और जो आपका आंसर है। तो टाइम इंटरवल t बराबर कितना मिला, तो 2 इंटू रूट p अपॉन में k। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ बॉडी ऑफ मास m इज इक्वल टू 3.513 kg is moving along the x-axis with a speed of 5.00 meter per second. The magnitude of its momentum is recorded as option number 1 17.57 kg meter per second, option number 2 17.6 kg meter per second, option number 3 17.565 kg meter per second, and 4
17.56 kg मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास दे रखा है उसने 3.513, जो एक्स एक्सिस पर 5.00 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से मूव कर रहा है। तो कर रहा है, बताइए उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा। उस बॉडी का मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है और आपसे मोमेंटम पूछ रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान क्वेश्चन है, देखिए कैसे आसान है। हम जानते हैं मोमेंटम P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। खटाक से कॉपी पर लिखिए P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। क्या आसान क्वेश्चन है भाई। मोमेंटम पूछ रहा है, P बराबर मास इंटू वेलोसिटी। मास का भी वैल्यू दे रखा है इसने, कितना दे रखा है 3.513, इंटू वेलोसिटी का भी दे रखा है इसने, स्पीड कितना दे रखा है 5.00, लीजिए 5.00। इस तरह से इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ना तो कितना आएगा, तो 17.565। यूनिट की बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 3 आप टिक करोगे। ऑप्शन नंबर 3 देखो 17.565 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3 17.565। और जैसे ही तूने ऑप्शन नंबर 3 टिक किया ना तो माइनस मार्किंग लेके आओगे। माइनस मार्किंग, कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई क्या, नहीं, कैलकुलेशन तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, फॉर्मूला सही है, मेथड सही है, कैलकुलेशन भी सही है, फिर ये गलत कैसे हो गया। तो गलत करेगा तुम कहेगा यार इसको अप्रोक्स करते हैं, तो क्या करेंगे, इसको अप्रोक्स करेंगे तो हो जाएगा 17.565, ये 5 है ना, तो क्या करेंगे इसको 17.57 कर देंगे। ये 5 है ना, 5 घटा देंगे और इस 6 को 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 17.57। ये आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 टिक करोगे 17.57। अगेन से नेगेटिव मार्किंग, अगेन से नेगेटिव मार्किंग। अब क्या हो गया, पूरा फॉर्मूला सही है, पूरा कॉन्सेप्ट सही है, ये कैलकुलेशन भी सही है, ये भी कैलकुलेशन सही है पहला वाला, और ये भी अप्रोक्स किया तूने तो ये भी सही है, केजी मीटर पर सेकंड 20.57 केजी मीटर पर सेकंड, जो ऑप्शन नंबर 1 होना चाहिए। फिर क्या गलती हुई, अगर तुम ऑप्शन नंबर 1 टिक करते हो ना तो अगेन से तुम नेगेटिव मार्क लाओगे। तो हो गया क्या इसका आंसर, देखो इसका आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन में, यही तो एसएफ पर है। एसएफ मतलब सिग्निफिकेंट फिगर पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये क्वेश्चन को देख के समझना चाहिए कि यस ये सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड है, और उसी पर आपको खिलाया है उसने, और उसी पर आपसे गलती भी करवा लेगा। ओके देखो क्या है कि बॉडी का मास दे रखा है इसने m इक्वल टू 3.513 यूनिट लगा लेना केजी, और बॉडी का वेलोसिटी मतलब स्पीड दे रखा है इसने 5.00 मीटर पर सेकेंड। इस मास में की बात करें तो कितना है, तो 3.513 केजी। इसमें यदि सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें ना इसमें तो कितना है सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें मास वाला में एसएफ की बात करें, सिग्निफिकेंट फिगर की बात करें तो इसमें कितना है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यदि बात करें स्पीड वाला में तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3, कितना है 3। मास वाला में सिग्निफिकेंट फिगर है 4 और स्पीड वाला में सिग्निफिकेंट फिगर है 3। तो यदि तुम मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना, मास को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करोगे, देखो बॉडी स्ट्रेट लाइन पर जा रही है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम होगा। तो यदि तुम मास को स्पीड के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा ना उसमें मिनिमम नंबर वाला सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मास में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, वेलोसिटी में 3 है, 4 मिनिमम की 3 मिनिमम, तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, 4 नहीं होनी चाहिए, समझे। एम में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, मास में तो 4 है, वेलोसिटी में सिग्निफिकेंट फिगर तो 3 है। तो यदि मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो जो हमारा आंसर आएगा उसमें मिनिमम वाला सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मिनिमम कौन सा, 4 और 3 में कौन मिनिमम है, 3 है, तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, ठीक है। ओके, तुमने इसको अप्रॉक्स करके इतना लिखा, इसको एक बार और अप्रॉक्स करो तो कितना हो जाएगी 17.6 यूनिट जो है केजी मीटर पर सेकंड लगा लेना। अब इसमें तुम सिग्निफिकेंट फिगर गिनो, कितना है 1 2 3, बोला था ना आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तो
अब ये तुम्हारा आंसर सही है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, 17.6 kg मीटर पर सेकेंड। ये पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, तो यदि सिग्निफिकेंट फिगर में किसी को प्रॉब्लम है तो अभी तो मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ, किसी दिन समय मिलेगा तो बना दूंगा। ओके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर पर बेस्ड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को तुम बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हो, बिना बनाए भी सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। कैसे? बस देखो, मास में सिग्निफिकेंट फिगर का संख्या है 4 और स्पीड में सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या है 3, तो मास को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा उसमें मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। मिनिमम कौन है? 4 के 3 है ना, तो आंसर में भी 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए। तुम सारे ऑप्शन चेक करो, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3, 2, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। केवल ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस क्वेश्चन को बिना बनाए, इतना बिना सॉल्व किए ही इतना ये वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। ये तो मैंने सॉल्व किया हुआ था इसलिए मैंने आंसर लिख दिया 17.565, वरना कैलकुलेट करने जाओगे तो और समय किल करेगा। तो ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि बिना सॉल्व किए ही आप टिक करके आ जाओगे। आंसर में कितना सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए? तो 3। ऑप्शन नंबर 2 ही ऐसा है जिसमें केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, बाकी में 3 से ज्यादा है। ओके, तो ठीक है, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, 2 bodies of mass 4 ग्राम and 25 ग्राम are moving with equal kinetic energy. Find the ratio of magnitude of their linear momentum. ये तो क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल मिलकर जुलता क्वेश्चन है, तो मैं चाहूंगा आप वीडियो को पॉज करके स्वयं से प्रैक्टिस कीजिए एक बार। ओके, तो इसमें क्या बोल रहा है कि 2 बॉडीज है, दोनों बॉडीज का मास दे रखा है और बोल रहा है कि दोनों बॉडीज का काइनेटिक एनर्जी इक्वल है। तो बताइए उन दोनों बॉडीज के मोमेंटम का रेशियो क्या होगा। ओके, तो क्या क्या दे रखा है इसमें क्वेश्चन में? तो मास दे रखा है और क्या देख रहा है? काइनेटिक एनर्जी दे रखा है। ठीक है, दोनों बॉडी इक्वल है, बट काइनेटिक एनर्जी दे रखा है कि दोनों बॉडी का इक्वल है। और क्या पूछ रहा है? मोमेंटम पूछ रहा है। तो इस क्वेश्चन में 3 ही फिजिकल क्वांटिटी है, मास, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। और आप जानते हैं कि मास, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच क्या रिलेशन होती है? वो होती है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बताया था आपको कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है p² अपॉन में 2m। जहाँ पर k क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी है, p इज द लीनियर मोमेंटम एंड m इज द मास ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने देखा था ये बातें। ओके, तो अब क्या है? यहाँ से हम लिख सकते हैं p² इज इक्वल टू 2km। इसको इधर लेके आए हैं और देखो 2 तो कांस्टेंट, k क्या है? काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन में दे रखा है कि दोनों बॉडी का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो k भी तो कांस्टेंट हो गया। बस यहाँ से हम लिख सकते हैं p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m, क्योंकि बाकी तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट, दोनों बॉडी के इक्वल है। तो p² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास m। यहाँ से हम लिख सकते हैं p1 अपॉन में p2 के होल स्क्वायर इज इक्वल टू m1 अपॉन में m2। यस, नीचे में p1 अपॉन में p2 के होल स्क्वायर। m1 का वैल्यू कितना है जी? तो 4 ग्राम है। देखो इसको केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेशियो में है ना, m1 m2 रेशियो में है और दोनों ग्राम में है, तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 1 केजी में होता है, 1 ग्राम होता है तो चेंज करते हैं, ठीक है, बट दोनों ग्राम में है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। दोनों केजी में रहता तो भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर SI CGS नहीं देखना है, बस इतना देखना है कि वे दोनों एक ही सिस्टम होना चाहिए, दोनों ग्राम में है। अगर 1 केजी में होता, 1 ग्राम होता ना, तब किसी को एक में चेंज करना पड़ता है, या तो केजी में या तो ग्राम में, दोनों को चेंज करना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पर दोनों ग्राम है तो केजी में चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि रेशियो है। तो ऊपर में लिखेंगे 4, नीचे में 25। यस, तो p1 अपॉन p2 के होल स्क्वायर बराबर कितना है? तो 4 अपॉन में 25। अब तुम 4 अपॉन में 25 को सोल्व करने मत बैठ जाना, दिक्कत आ सकते हैं कैलकुलेशन में, आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करने बैठोगे ना तो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो तुम लिखोगे p1 अपॉन में p2 इज इक्वल टू √4 अपॉन में 25। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ p1 अपॉन में p2, 4 का रूट 2, 25 का रूट 5। इस तरह से p1 इज टू p2 बराबर क्या लिख सकते हो तुम?
2:5। तो देखो, जब तुम प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन ना, तभी तुमको पता चल पाएगी कि इसको सॉल्व नहीं कर रही है फर्दर। बस इस स्क्वायर को इधर लेके आएंगे, ये रूट में बदल जाएगा, ये रूट में हो जाएगा, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगी। आप आसानी से कैलकुलेशन कर पाओगे। अगर क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, फार्मूला मालूम है, मेथड मालूम है, डायरेक्ट एग्जाम में इसको बनाओगे ना, तो हो सकता है इसी को सॉल्व करने बैठ जाए, तुम्हारा टाइम किलिंग होगी। यस, होगी ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, तो बहुत सारे फायदे ही फायदा है, केवल घाटा तो कुछ नहीं है, केवल फायदा ही फायदा है। एक तो तुम्हारी फार्मूला याद हो जाएगी, दूसरा कैलकुलेशन कैसे किया जाता है इसका भी मेथड आ जाएगी, बनाते बनाते आ जाती है। तुम्हारा अपना खुद का ट्रिक निकाल लोगे, खुद स्वयं का ट्रिक निकाल लोगे, तुम स्वयं का ट्रिक निकाल दोगे, स्वयं का मेथड निकाल दोगे। और जो तुम्हारा अपना वाला ट्रिक होगा ना, जो तुम्हारा अपना वाला मेथड होगा ना, वो इस संसार के सभी टीचर से बेस्ट मेथड होगा। हो सकता है वो तुम्हारा ट्रिक दूसरे को और लगे, बट यदि तूने स्वयं से कोई ट्रिक निकाला होगा ना, तो तुम्हारे लिए वो ट्रिक संसार के किसी भी टीचर के ट्रिक से बेस्ट है तुम्हारा ट्रिक, क्योंकि तुम्हारा अपना ट्रिक है ना, ये तुम अच्छे से इसको अप्लाई कर सकते हो और तुमको याद भी रहेगी तुमको अपना ट्रिक। तो ट्रिक ही चाहिए ना फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। वैसे तो फिजिक्स पूरे कॉन्सेप्ट पर बेस्ट है और मैं कॉन्सेप्ट पर ही चलने वाला व्यक्ति हूँ, ओके। और ट्रिक चाहिए भी ना, तो वो ट्रिक तुम्हारा होना चाहिए, किसी भी बेस्ट ट्रिक नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं तुमको ट्रिक पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, कॉन्सेप्ट पर ध्यान देता हूँ और कॉन्सेप्ट पर ही चलता हूँ, ओके। और कॉन्सेप्ट बनाते बनाते अगर कोई ट्रिक स्वयं से आ गए तो आ गए, स्वयं से आ गए तो आ गए, किसी से ट्रिक सीखने मत बैठ जाना है। वो ट्रिक तुमको बहुत ज़्यादा काम नहीं आने वाली है, हो सकता है गलती भी करवा ले। ऐसा टीचर है तो ट्रिक पर ट्रिक बताया जा रहा है, ट्रिक पर ट्रिक बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट के तो साइडे कर देते हैं और ट्रिक का ट्रिक बताया जा रहा है। ट्रिक में ही तुम्हारी ट्रेन भी बन सकती है, इसलिए कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। ट्रिक के चक्कर में ट्रेन नहीं हो जाना है, खत्म हो जाएगी कहानी। कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना है। ट्रिक चाहिए भी तो इतनी प्रैक्टिस करो ना, तुम्हारा खुद का ट्रिक निकल आए। इतनी प्रैक्टिस करो ना, तुम्हारा खुद का मेथड आ जाए। इतनी प्रैक्टिस करो ना, तुम स्वयं से कॉन्सेप्ट को समझना स्टार्ट कर दो। तो प्रैक्टिस, लेबर, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस टिल यू अचीव द गोल। जब तक तुम गोल को प्राप्त नहीं कर लेते हो, तब तक तुम प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम लेबर करना नहीं छोड़ोगे। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यूअस लेबर करोगे, क्वेश्चन को बनाते रहेंगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस करते रहेंगे और पढ़ाई पूरी करते रहेंगे और रिवीजन भी करते रहेंगे। सिलेक्शन उनकी नहीं होती है जो खूब पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनकी होती है जो खूब रिवाइज करते हैं। और रिवाइज करने में तो जो आनंद आती है ना भाई, एक बार जो तूने अगर चीज़ों को समझ लिया, उसके बाद स्वयं से रिवाइज करने का जो आनंद आती है ना, रिवाइज करना तो स्टार्ट करो। सर रिवाइज करने में भी उतना ही समय लगता है, क्योंकि पहली बार रिवाइज किए नहीं हो ना, हर बार रिवाइज करो ना, बार बार रिवाइज करो ना। पहली बार रिवाइज करोगे तो उतना ही समय लगेगा, हर बार रिवाइज करो, बार बार रिवाइज करो, तुम्हारा टाइम अपने आप डिक्रीज होते चले जाएगी। तुम दो पेज का जो रिवीजन 1 मिनट में कर सकते हो, 1 मिनट से भी कम समय में कर सकते हो। कैसे? तुम रिवाइज तो करो, स्वयं से कर लोगे, स्वयं को तुम इतना समराइज कर दोगे ना, उस पूरे 2 पेज को, 4 पेज को, 10 पेज को इतना समराइज कर दोगे ना स्वयं से। किसी के समराइज में मत जाना, दूसरे के समराइज में मत जाना, चाहे वो बेस्ट टीचर ही क्यों नहीं हो, दूसरे के समराइज में मत जाना। स्वयं इतनी प्रैक्टिस करोगे ना, तो तुम स्वयं से समराइज हो जाएगी तुम्हारी। बस थोड़ा चिंतन करना है, थोड़ा मनन करना है, प्रैक्टिस करना है। जितना भी तुम प्रैक्टिस करोगे ना, थोड़ा चिंतन करोगे, थोड़ा मनन करोगे, स्वयं से समराइज हो जाएगी और समराइज पर समराइज होती चले जाएगी जैसे जैसे तुम रिवाइज करते चले जाओगे, ठीक है ना। तो 4 पेज 10 पेज का रिवीजन मात्र 1 से 2 मिनट में हो जाती है, यदि तुमने स्वयं से समराइज कर लिया। स्वयं से रिवीजन करो, खूब रिवाइज करो, स्वयं से समराइज करो और समराइज पर समराइज करते चले जाओ, तुम्हारे रिवीजन में कम टाइम लगेगा। तो रिवीजन तो करना पड़ेगा ना, सिलेक्शन उनकी नहीं, जो खूब पढ़ते हैं, सिलेक्शन उनकी होती है जो खूब रिवीजन करते हैं। तो आप भी रिवीजन करेंगे, खूब रिवीजन करेंगे, खूब पढ़ेंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।